Hello everyone. This is the assignment submission of Computer Organization and Architecture course, which is a course taught by Dr. Janibul Bashir at NIT Srinagar. We are a group of two students, enrolled six, Baba Adil Naik and Intro 44, Vinay Prakash. okay. So as we all know that we have been given two assignments. So the first assignment will be explained by him, and I would like to take this opportunity to explain this second assignment on behalf of my group. So from now on, you'll see only me in this video. So he'll take a leave. तो सबसे पहले हमें इस असाइनमेंट में दिया गया था कि हमें तीन सर्किट्स को डिज़ाइन करना है। पहला होगा एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन और तीसरा डिवीजन सर्किट्स। हमें कोई भी इन्फो नहीं दी गई थी कि हमें कितने बिट इनपुट्स के लिए उसको डिज़ाइन करना है या हमें कैसा उस सर्किट को रखना है। बस इतना बताया गया था कि हमें लॉजिसिम यूज़ करना है या तो कोई वीएचडीएल यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमारे ग्रुप ने इन सर्किट्स को डिज़ाइन किया है वीएचडीएल यूज़ करके। ठीक है, मतलब हमें कहा गया था कि कोई एचडीएल यूज़ करनी है, हमने इसको वीएचडीएल में डिज़ाइन किया है और हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वीएचडीएल को रन करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारा वीएचडीएल कोड ठीक है या नहीं, उसमें हमने यूज़ किया है विवाडो सॉफ्टवेयर। अब ये विवाडो सॉफ्टवेयर क्या है? पहले ये ज़िनिक्स के नाम से आता था, अब ये विवाडो के नाम से आता है, एक सॉफ्टवेयर जो कि एएमडी ओन करता है और वही इसके लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ठीक है, सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले हमारे जो ये सर्किट्स हैं, जो हमने ये डिज़ाइन किए हैं सर्किट्स, ये स्केलेबल सर्किट्स हैं। मतलब कि अगर आप इनमें कुछ वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, कुछ डेटा टाइप को चेंज करेंगे और कुछ लूप वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, तो अभी जो हमने इनिशियली सर्किट डिज़ाइन किए हैं, वो 8 बिट सर्किट्स हैं। आप इन्हीं 8 बिट सर्किट्स को 32 बिट, 64 बिट सर्किट्स में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमने 8 बिट सर्किट्स क्यों डिज़ाइन किए हैं? क्योंकि अभी साथ-साथ में हमारा एक और कोर्स चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर 8085। उसमें सारे के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो 8 बिट नंबर्स पे होते हैं, उनके रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। तो इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 8 बिट सर्किट्स को डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एडिशन सर्किट को एक्सप्लेन करने से। ये मैंने ऑलरेडी एडिशन सर्किट खोला हुआ है विवाडो के अंदर। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं अगले अगले जब सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा मल्टीप्लिकेशन को जब मैं ओपन करूँगा, तो मैं विवाडो का स्टार्ट का इंटरफ़ेस भी दिखा दूँगा। बट ये है हमारी वीएचडी फ़ाइल। वीएचडी फ़ाइल ये डॉट वीएचडी जो एक्सटेंशन होती है ये वीएचडीएल फ़ाइल के लिए होती है और ये हमने ये कोड लिखा हुआ है। तो कोड के सबसे पहले 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो आता है आपकी इनिशियल डिक्लेरेशन जिसमें आप अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हो, जो आप लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हो और बाकी चीज़ें स्पेसिफ़ाई करते हो। जो एक बेसिक लाइन होती है, एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके कोड के लिए, ठीक है? तो उसके बाद आप एक एंटिटी डिफाइन करते हो। अब ये एंटिटी क्या होती है? एंटिटी वो ऑपरेशन होता है जो आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है? इसी में आप अपने इनपुट भी दोगे, आउटपुट भी दोगे, सब कुछ इसी में आप देने वाले हो। आप देख रहे हो हमने यहाँ पे ए और बी इनपुट दिए हैं, मतलब दो दो हमने दो नंबर्स दिए हैं और 8 बिट डिफाइन करने के लिए हमने इनको एसटीडी लॉजिक वेक्टर से डिफाइन किया और 7 डाउन टू 0 लिखा है। 7 डाउन टू 0 का मतलब है 8 बिट वेक्टर्स, ठीक है? तो और हमने आउटपुट भी 8 बिट वेक्टर दिया है और हमने एक सी जो है वो आउटपुट में रखा है, ये आउटपुट कैरी है और उसके बाद मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। आप एडिशन सर्किट को बनाने के लिए मेन लॉजिक क्या रहेगा? एडिशन सर्किट को बनाने के लिए मेन लॉजिक ऐसा रहेगा कि हमें फुल एडर्स को यूज़ करना है और हर बार हमने स्टार्टिंग फुल एडर को क्या करना है, हमें स्टार्टिंग फुल एडर को जो कैरी, आपको पता है फुल एडर 3 इनपुट लेता है। एक तो लेता है आपका नंबर, दूसरा भी आपका नंबर होता है और तीसरा एक कैरी होता है, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग फुल एडर को कैरी 0 देना है, ये हम सबको पता है, ठीक है? उसके बाद जितने भी फुल एडर आएंगे उसको हमें जो कैरी देना है वो पिछले वाले का कैरी होगा। पिछले वाले फुल एडर जो कैरी जनरेट करेगा अपने आउटपुट पे, वो हमने अगले वाले को दे रहा है। ये रिपल कैरी एडर का फंक्शन है, ये बेसिक उसका प्रोसीजर है, उसका एक किस्म से कह सकते हैं उसका प्रिंसिपल है, ठीक है? और हमने उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई किया है इस कोड में और हमने एक वर्किंग कोड डिज़ाइन किया है इसी का, इस एडिशन सर्किट का, ठीक है? तो ये आर्किटेक्चर वाले डोमेन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे ही हम अपने सारे कोड लिखते हैं। सबसे पहले ये जो वीएचडीएल लैंग्वेज होती है कनकरेंट लैंग्वेज होती है। तो इसमें अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी लिख दिया, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स कनकरेंटली चलेंगे। यानी कि अगर आपके दो स्टेटमेंट्स के बीच में डिपेंडेंसी है तो आपका आउटपुट गलत आ सकता है। क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वीएचडीएल में एक कंस्ट्रक्ट होता है प्रोसेस नाम का और प्रोसेस में आप अपने इनपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। इस प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि इसमें जितने भी आपने लाइंस ऑफ कोड्स लिखे हैं, वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
वो ऐसा नहीं है कि कंकरेंटली एग्जीक्यूट होंगे, वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे और हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो हमने इनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस के अंदर लिख दिया। तो आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ए कॉमा बी करके और प्रोसेस को एंड कर देंगे साथ में ही। वीएचडीएल के लिए जब भी आप कोड कर रहे हो तो जिस चीज़ को स्टार्ट करते हो उसको एंड कर दो और उसके बीच में कोड लिखो, वरना ये बहुत एरर दिखाएगा। ठीक है। तो अब प्रोसेस के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं ना, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। ये जब भी प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक तो इंटीजर इंटीजर टाइप का जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, और दूसरा हमने वेरिएबल डिफाइन किया एक का डी वेक्टर हमने डिफाइन किया। और ये डी वेक्टर क्यों है? ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और हमने इसको 8 डाउन टू 1 रखा, और वो क्यों रखा अभी आप देखेंगे। देखो अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि आगे वाले सारे फुल एडर्स का हम एक लूप में चला सकते हैं, बट जो स्टार्ट का फुल एडर है उसको हमें कुछ ऐसा करना है कि उसको स्टार्टिंग इनपुट ज़ीरो मिले, मतलब एज कैरी उसको इनपुट ज़ीरो मिले। ठीक है। तो हमने वैसे ही किया कि सॉरी कि हमारा जो ये इनपुट था, ये ए बी इनपुट थे और आउटपुट हमारा एस था। तो एस के ज़ीरोथ पोजीशन पे हमने ए ज़ीरो ज़ॉर बी ज़ीरो ज़ॉर ज़ीरो हमने कर दिया। अब ये ज़ॉर वाला ऑपरेशन वैसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फुल एडर अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता है कि फुल एडर में जो हम आउटपुट निकालते हैं वो ज़ॉर करके निकालते हैं, और जो कैरी का फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे टेम्प को इनिशियलाइज़ कर दिया ज़ीरो के साथ, और हमने जो डी वेक्टर लिया था हमने, उसके स्टार्टिंग एड्रेस में हमने अपना पहला कैरी स्टोर करा दिया। अब आपको पता चलेगा कि 8 डाउन टू 1 क्यों हम ले रहे थे। हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि पहली आइटरेशन हमारी 1 पे होगी, जहाँ पे हम A1 को B1 को यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमें D1 चाहिए। D0 की कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। और D8 कहाँ पे यूज़ होगा? D8 यूज़ होगा एज़ अ फाइनल कैरी। ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले आउटपुट को असाइन कर दिया A0 और B0 और ज़ीरो, हमने पहले S0 को असाइन कर दिया और टेम्परेरी वेरिएबल में हमने ज़ीरो स्टोर कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो D1 है इसमें हम पहला कैरी स्टोर कर देंगे। हमने पहले कैरी का फॉर्मूला लिखा और D1 में स्टोर कर दिया। अब जो VHDL के कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे बाकी लैंग्वेजेस से। इधर हम फॉर लूप ऐसे डिफाइन करते हैं, फॉर इन आई इन 1 to 7 लूप ऐसे करके, और एंड लूप करते हैं यहीं पे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें फॉर लूप में, हर बार क्या कर रहे हैं हम टेम्प की वैल्यू को i+1 रख रहे हैं। यानी कि जब भी आई की वैल्यू अगर 1 है तो टेम्प की वैल्यू 2 होगी, ऐसे करके हम चल रहे हैं। और हर बार हम S0 S1 S0 को हमने असाइन कर दिया, अब हम S1 to S7 को असाइन करेंगे ऐसे ज़ॉर करके। ठीक है। और साथ ही हम उसी लूप में, उसी लूप के आइटरेशन में अगले लूप के लिए जो कैरी होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे इस स्टेटमेंट से। क्योंकि देखो अगर ये D1 में है तो हमने D1 ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर i की वैल्यू 1 है तो ये लूप D1 में होगा। तो हमने D1 ऊपर कैलकुलेट किया था और उसी D1 को हमने नीचे यूज़ कर लिया। ठीक है। और ये नीचे है डी टेम्प जो कि D2 होगा उस वक़्त, मतलब अगली आइटरेशन के लिए हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। और अगली आइटरेशन भी, ये सारी आइटरेशंस ऐसे ही चलेंगी और एंड पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और एंड पे ये D8 कैलकुलेट करेगा और वो D8 होगा आउटपुट कैरी, और उसको हम दिखाएँगे एज़ एन आउटपुट कैरी, जो यहाँ पे हमने C में D8 चलाया है। ठीक है। वो आउटपुट हमने उसको दिखाना है कि ये आउटपुट कैरी है, मतलब ये वो ऐसा कैरी है जो रजिस्टर्स में स्टोर नहीं हो सकते, ये बाहर आ गया रजिस्टर से ऐसा करके। ठीक है। अब एक और चीज़ कंसिडर करनी है इस प्रोग्राम के बारे में, जो आपको मैं बोल रहा था, स्केलेबिलिटी। देखो अब इसको स्केलेबिलिटी के लिहाज से अगर देखें तो इसको कैसे 31 बिट के लिए 32 बिट के लिए बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पे बस 31 to 0 करना है, 31 to 0 करना है। यहाँ पे आपको 32 to 1 करना है। और यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको 0 का ऐसे रखना है। आई इन 1 to 32 1 to 31 करना है आपको, और वैसे इस लूप को चलते जाना है। और इधर D8 की जगह आप डी टेम्प भी कर सकते थे, इधर आप सीधी सी डी टेम्प भी कर सकते थे क्योंकि टेम्प की वैल्यू 8 ही होगी उस वक्त। लेकिन मैंने यहाँ पे D8 कर दिया वैसे, तो आप यहाँ पे D32 कर सकते थे 32 बिट्स के लिए बनाने के लिए। तो ऐसे एक्सप्लेन हो रहा है कि ये कैसे स्केलेबल है। अब हम इसका सिंथेसिस रन करेंगे। इसका सिंथेसिस वैसे पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट है, हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये इसका सिमेंटिक डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी तरीके के बफर वगैरह लगाए हुए हैं इसने, और उनके थ्रू ये कैलकुलेट किया हुआ है इसने। तो ये इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं कि इसको हम बेसिकली अप्लाई करेंगे कैसे। हर हर जो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसी VHDL जैसी लैंग्वेजेस चलाता है, उनके साथ एक FPGA बोर्ड बन के आ जाता है। FPGA बोर्ड का मतलब क्या होता है, आपको बस यहाँ सॉफ्टवेयर लिखना है और उस बोर्ड में आपको बर्न कर देना है। वो सॉफ्टवेयर बर्न करना है उस बोर्ड में, और उस बोर्ड में अकॉर्डिंगली कनेक्शंस बन जाएंगे और वो बोर्ड वैसे ही वर्क करेगा। वो बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, वो फ्यूज़ेस से बना हुआ होता है।
जितना मुझे पता है, वो फ्यूज़ेज़ से बना हुआ होता है और वो अकॉर्डिंगली फ्यूज़ेज़ को बर्न करता है और कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करता है, ताकि आपको वो आउटपुट मिल सके जो आप चाहते हो, ठीक है? तो इसको अब हमने देख लिया इसका सिमेंटिक, अब हम इसका सिमुलेशन रन करेंगे। बट पहले हम सोर्सेज़ में जाते हैं और हम देखते हैं सिमुलेशन। देखो हमारा टेस्ट बेंच क्रिएटेड है। अब टेस्ट बेंच क्रिएट करने के लिए ना आपको खुद टेस्ट बेंच क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो टेस्ट बेंच को क्रिएट करते हैं, उसमें बस आपको अपना कोड डालना है, वो टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। अब टेस्ट बेंच है क्या? जैसे आपने देखा होगा आपका लैपटॉप जब बेंचमार्क टेस्टिंग करता है तो एक टिपिकल कोड होता है जो रन होता है आपके लैपटॉप पे, और वो आपके सारे लैपटॉप के पैरामीटर्स को, परफॉर्मेंसेस को जज करता है। अब ये जो टेस्ट बेंच होता है एक वीएचडीएल कोड का, ये क्या करता है कि ये आउटपुट्स स्पेसिफाई करता है वीएचडीएल के इनपुट्स को, जो हमने वीएचडीएल कोड लिखा है, जिसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने कोड का स्टार्ट कर दिया, सिग्नल में उसको कर दिया, और यूयूटी एडिशन पोर्ट मैप करके इसने उसको आउटपुट्स परफॉर्म आउट इसने उसको इनपुट्स दे दिए, और अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू दोज इनपुट्स ये चलेगा। और ये यूज़र स्पेसिफाई करता है ये इनपुट्स। आपको बस अपना ये इतना सा कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बना हुआ उन टेस्ट बेंच क्रिएशन ऐप से, मतलब वेब ऐप से। तो यहाँ पे आप बिगिन के नीचे अपने इनिशियलाइजेशन कोड लिख दोगे, जैसे A0 मैंने 0 रखा है, B0 0 रखा है, ऐसे करके लिखा है मैंने। तो अब हम इस सिमुलेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब हमारा लिखा हुआ कोड ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन ये कर रहा है B2 की और DC की, और ये बना रहा है 8E। तो अगर हम इसको एवेलुएट करने की कोशिश करें, C का मतलब होता है आपका 12, ABC, 12 होता है सी का मतलब, +2 होता है 14, मतलब DE। तो पहला तो ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें B+D, तो B+D होता है, B का मतलब होता है 11 और D का मतलब होता है 13। तो 13 + 11 होता है 24, 24 में से 16 का कैरी चला जाएगा और 8 बचेगा। देखो 8 ही बच रहा है, मतलब आउटपुट ठीक है और कैरी 1 है। और ये आप देख सकते हो इसका टाइमिंग डायग्राम अकॉर्डिंगली बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने सिमुलेशन रन करके दिखा दिया। तो इसी के साथ हमारा पहला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो अब हम जाएंगे अपने मल्टीप्लिकेशन सर्किट की तरफ, और मैंने यहाँ पे एक विवाडो का सॉफ्टवेयर, एक और विंडो खोला हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा एडिशन सर्किट था, ये मल्टीप्लिकेशन का मैंने विंडो खोला हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो ये प्रोजेक्ट्स के लिंक होते हैं कि अगर आपको क्रिएट करना है तो इनिशियली आपको इस विंडो पे मिलता है विवाडो का सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बनाया हुआ है। तो हम मल्टीप्लिकेशन को ओपन करते हैं इधर, इस सर्किट को। इट विल टेक सम टाइम। तो खुल गया ये। अच्छा, तो हमने ये कोड डिज़ाइन किया इसका, ये भी 8 बिट सर्किट्स के लिए। तो मैं बस इसका लॉजिक स्टार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी मैं बता दूँगा इसमें हमने कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किया है। अगर दो 8 बिट नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट जितना आ सकता है वो आ सकता है 16 बिट्स का। ये हमें पता है कि वो 16 बिट्स का ही आउटपुट आएगा, उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। जैसे अगर हम 4 बिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 बिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 बिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। और 3 × 3 होगा 9। लेकिन हमें 4 बिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलता है? 16। तो अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि आएगा तो इतना ही, मतलब कि डबल द नंबर ऑफ बिट्स अगर हम कर लें तो हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका क्या है? इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का बस इतना सा तरीका है कि आपको दो नंबर्स दिए होंगे ए और बी। आपने क्या करना है कि ए को आपने सीधे ऐसे ही रखना है और आपने बी के बिट्स को देखना है। बी का बिट जहाँ पे ज़ीरो है, जहाँ पे भी ज़ीरो, मतलब आपने एक एडिशनल वेक्टर लेना है जिसमें ज़ीरो ज़ीरो स्टोर करा देना है। तो बी का बिट जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे आपको एडिशन परफॉर्म नहीं करनी, और जहाँ पे भी बी का बिट 1 है वहाँ पे आपको ए को ऐड कर देना है उस नंबर में। और हर बार जब ऑपरेशन टर्मिनेट होगा तो आपको उसको राइट शिफ्ट मार देना है, ठीक है। ये बेसिक सा प्रोसीजर होता है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं ये हम। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जो आप देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ प्रोसेस के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे लूप को स्टार्ट किया है 0 से 8 के लिए, और हमने स्टार्ट में st में 0 स्टोर कर दिया, ठीक है। और एस क्या है? यहाँ पे एस एक वेरिएबल है जो एक टेम्परेरी वेरिएबल है, क्योंकि हमारा आउटपुट तो सी में आने वाला है। एस एक टेम्परेरी वेरिएबल है, डी भी टेम्परेरी, ई भी और टी एम भी।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा एस है ये टेम्परेरी वेक्टर है, ठीक है। टेम्परेरी वेक्टर क्या है, मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कि आपके पास दो नंबर्स होंगे ए और बी, ठीक है। आपको बी के बिट्स को देखना है और अकॉर्डिंगली आपको ए के बिट्स को ऐड करना है एक टेम्परेरी वेक्टर में, जिस टेम्परेरी वेक्टर में इनिशियली हम 0 0 स्टोर करेंगे, और हर आइट्रेशन पे हम उस टेम्परेरी वेक्टर का जो एल एस बी होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे उस टेम्परेरी वेक्टर से, उसके बिट्स को शिफ्ट कर देंगे और दोबारा अगली आइट्रेशन चलाएंगे। ऐसे चलता है ये प्रोसीजर। तो हमने टेम्परेरी वेक्टर लिया एस, उसमें ज़ीरो स्टोर करा दिया अकॉर्डिंगली, और हमने देखा कि अगर बी जो हमारा सेकंड नंबर है, अगर उसका बिट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पे ये होता है, तो हमने एडिशन का जो सर्किट था वो सब यहाँ पे चला हुआ है, यहाँ तक D8 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक ये एडिशन का सर्किट चला हुआ है, ठीक है। और एडिशन मैंने पिछले ही बार एक्सप्लेन किया, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। और यहाँ आगे आके हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जब एडिशन का सर्किट चलाया, तो हमने इस टेम्परेरी वेरिएबल ई में हमने एडिशन का हमने रिज़ल्ट स्टोर कर दिया है E0 से E8 तक। और यहाँ नीचे वाले लूप में आके हमने S में E के रिज़ल्ट्स को स्टोर कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र मार दिया। E क्या है, टेम्परेरी एक वेरिएबल है जो हमने बस एडिशन सर्किट के लिए बनाया हुआ है। और हमने उसके बाद लूप को एंड कर दिया, इस वाले लूप को जहाँ पे हम S को E में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हमने इफ़ स्टेटमेंट को जहाँ पे इफ़ था उसको एंड इफ़ कर दिया, हमने एंड कर दिया उसको। और हम हर आइट्रेशन में क्या कर रहे हैं कि S का जो स्टार्ट का बिट है, 0th बिट है, उसको C के सम नंबर ऑफ बिट में स्टोर कर रहे हैं। सी क्या है, आउटपुट है आपका, मतलब एस का जो पहली आइट्रेशन में 0th बिट होगा वो आपका सी 0 होगा। एस की जो दूसरी आइट्रेशन में आपका, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है इस आइट्रेशन के लिए, उसमें जो आपका एस 0 का बिट होगा वो आपका सी 1 बनेगा। समझ रहे हो ना, अकॉर्डिंगली वो आउटपुट ट्रांसफर मार रहा है ना, वो जो आप बिट निकाल रहे हो। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, हर बार हर अगले स्टेप में क्रॉस आ जाता है ना उसके नीचे, क्रॉस आने का मतलब आप कुछ उसमें ऐड नहीं होगा, जो वो बिट है वही बिट आगे ट्रांसफर होगा। तो हम उन्हीं बिट्स को निकाल रहे हैं, जो रिजल्ट के बिट्स आ रहे हैं उनको हम रिजल्ट वेक्टर में अकॉर्डिंगली डालते जा रहे हैं। और ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये बस एस के बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब कि अब जब 0th बिट गायब हो गया, तो हमने क्या किया कि पुराने बिट्स को नए बिट्स में डाल दिया, मतलब शिफ्ट किया, एक एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, कि फर्स्ट बिट जो है वो 0th बिट पे आ गया, सेकंड बिट जो है वो फर्स्ट बिट पे आ गया। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि जी को 0 से 7 के लिए हमने शुरुआत की है जी की, और हमने क्या किया है, टेम्प को J+1 रखा है, और हर बार हम क्या कर रहे हैं कि S0 में S1 स्टोर कर रहे हैं, फिर S1 में S2 स्टोर करेंगे, फिर S2 में S3 स्टोर करेंगे, ऐसे करके हम पूरा लूप चलाएंगे 7 तक, और S8 में एंड पे 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अब एंड पे जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, तो हमें पता है सी के अंदर 0 से 7 तक सब बिट्स होंगे। अब हम उसको 8 से 16 तक और बिट्स दे रहे हैं, और वो 8 से 16 तक बिट्स क्या होंगे, हमने उसको ऐसे दिया कि एस के सारे बिट्स हम ट्रांसफ़र मार रहे हैं सी में, और 8 से 16 तक उसको सारे बिट्स हम दे रहे हैं, और सी फाइनल हमारा एक वेक्टर बन रहा है, ठीक है। आप इसको 15 बिट भी, यहाँ से 8 टू 15 भी रख सकते हैं आप, इसको एक ही बात है, क्योंकि जो सी का 16th बिट है ये मैंने इन केस रख दिया था, कि क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि 16 बिट्स का आउटपुट होगा या 17 बिट्स का आउटपुट होगा, तो इसलिए मैंने ये 16 8 टू 16 इसको स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पे 8 टू 15 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंड का बिट होगा वो ज़ीरो ही होगा हमेशा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका पहले सिंथेसिस ऑलरेडी किया हुआ है हमने इसका, वरना आपको यहाँ रन सिंथेसिस पे क्लिक करना पड़ता है। हम इसका सिमेटिक देखते हैं पहले। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसलिए ऐसे बड़ी सर्किट्स को हमें कोड के ही थ्रू बनाना ठीक रहता है। अगर आप लोकेशन में ऐसा बड़ा सर्किट डिज़ाइन करेंगे, तो मतलब समझ रहे हैं ना कितना मुश्किल है ये, कितने सारे कंपोनेंट्स और कितने सारे कनेक्शंस हैं इसमें। इन्हीं चीज़ों में हमें ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हेल्प करते हैं। अब हमने सिमेटिक तो देख लिया है, अब हम चलते हैं इसके रन प्रोसीजर पे, हम इसका टेस्ट बेंच रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक आउटपुट दे रहा है या नहीं। ओके, इसमें मैंने अभी, ये तो बिल्कुल मैंने ऑर्डिनरी सा नंबर डाला हुआ है 0101, और ये 0001 दे रहा है हमें। अब देख रहे हो आप, 2 बिट ये हेक्स में होता है। पहले मैं बता दूँ, ये मैंने शायद पहले बताया नहीं, ये इनपुट और आउटपुट सब हेक्स में देता है। ये हेक्स है, ये हेक्स है, मतलब 8 बिट, और ये हेक्स के 4 बिट हो गए 16 बिट, और एंड वाला मैंने आपको कहा हमेशा ज़ीरो रहेगा, वो मैंने बाय मिस्टेक ले लिया था, तो वो आप मिटा भी सकते हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सही चल रहा है। इसमें टेस्ट बेंच में आप इसके आउटपुट्स को चेंज करके कुछ और भी कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए को यहाँ पे 0 कर दूँ, और यहाँ पे A2 को 1 कर दूँ। अब ये 2 और 1 बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 और 1 में
आउटपुट 2 ही आना चाहिए वैसे। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ओके, ओके वो 2 नहीं, वो 4 बन चुका था। 04 है, 01 है, 004 है। ठीक है। ओके, हमने A2 को चेंज कर दिया, हमने A1 को चेंज करना था, हमने A2 को चेंज कर दिया, तो वो 4 बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पे 4 आउटपुट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का सर्किट। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी सर्किट पे, जो है डिवीजन का सर्किट। तो ये हमने एक नया विंडो ओपन कर लिया विवाडो का, ये डिवीजन का सर्किट, इसको लोड करते हैं। तो ये जो डिवीजन का सर्किट है, ये हमने एक एल्गोरिदम से बनाया, जो सर ने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर उनकी सीओए की वीडियोस किसी ने देखी होंगी तो उन्होंने ऑलरेडी डिवीजन वाली वीडियो में ये हमें एल्गो एक्सप्लेन किया हुआ है, और हमने उसी एल्गो से इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया था। हमने क्या किया है इसमें कि हमने बस ए और बी, हमारे पास दो नंबर्स हैं जो हमने एज्यूम किया है कि ए को हमें बी से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर बार हम बी को ए के फर्स्ट बिट से, हम ए के स्टार्टिंग बिट को ट्रांसफ़र मारेंगे। डिवीजन ऐसे ही होता है, एमएसबी को हर बार हम ट्रांसफ़र मारते हैं। हम एमएसबी को ट्रांसफ़र मारेंगे, हमने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया होगा जिसमें इनिशियली 0 0 होगा, और हम ए स्टार्टिंग बिट को ट्रांसफ़र मारेंगे, और स्टार्टिंग बिट को ट्रांसफ़र मारते ही हम बी को माइनस कर देंगे। ए से बी को, मतलब उस टेम्परेरी वेक्टर से हम बी को माइनस कर देंगे, और हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या है। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो है, मतलब अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है, तो हम उसको रहने देंगे वैसे ही। हम उसको जो रिज़ल्टिंग हमारा ए में वैल्यू होगी वही हमारे न्यू वैल्यू होगी। बट अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है, रिज़ल्ट नेगेटिव है, तो हमने इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, हमें उस ए को वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। इसको रिस्टोरिंग एल्गोरिदम कहते हैं। तो हम देखेंगे ये चलता कैसे है। तो हमने ये प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया, और ये बहुत सारे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए, और मैंने कमेंट्स लिखे हुए थे यहाँ पे ताकि मुझे पता चले ये वेरिएबल्स मैंने किस चीज़ के लिए डिफ़ाइन किए। ये रेजिडुअल एरे है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। ये वो एरे जिसमें स्टार्ट में 0 0 0 स्टोर होगा, और इसमें हम अकॉर्डिंगली हर बिट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब पहले तो हमें एक चीज़ पता है, 8 बिट का डिवीजन अगर 8 बिट से होगा तो रिज़ल्ट हमेशा 8 बिट में ही आएगा, तो हमने वो सब क्लियर था हमें। तो हमने वहाँ पे ऐसे ही ये इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफ़ाइन कर दिया। अब देखो, ये जो वेरिएबल टी है, ये कॉम्प्लीमेंट एरे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसका, बी का। ए और बी जो है, बी का हमें कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम सेम एडिशन सर्किट में कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके उसका सब्ट्रैक्शन सर्किट बना सकें। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सर्किट भी बना दिया, और एस जो है वो सैम्पल आउटपुट है। और हमने अकॉर्डिंगली ये पी क्यू आर इनको डिफ़ाइन किया है, ये आप देखेंगे हमने क्यों डिफ़ाइन किया है। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने अपने एस में ज़ीरो स्टोर करा दिया, एस के हर एक पोजीशन में ज़ीरो स्टोर करा दिया, क्योंकि यही हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो हमने इसमें ज़ीरो स्टोर करा दिया, और उसके बाद हमने एफ आई में जो हमारा रेजिडुअल एरे था उसमें भी हमने ज़ीरो स्टोर करा दिया, और इस प्रोसेस में हम उसको ज़ॉर कर रहे हैं वन के साथ। अब वन के साथ ज़ॉर करने का क्या मतलब है कि वन के साथ ज़ॉर करने के बाद हमें एक एरे का, एक मतलब बिट एरे का वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, अगर हम उसके हर एक बिट को वन के साथ ज़ॉर करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया, और उसके अंदर एक और लूप स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इस लूप में क्या किया कि हमने उस रेजिडुअल एरे को एक और रेजिडुअल एरे में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मतलब इस रेजिडुअल एरे को हमने एक और रेजिडुअल एरे पे इसकी सारी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद हम अपने अगले लूप में गए। अगले लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम 1 टू 7 लूप चला रहे हैं, और हम हर बार टेम्प को 1 कम दे रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि वापस से हम एफ जे में क्यू टेम्प की वैल्यू कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये हम क्या कर रहे हैं, पहले इससे इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दोबारा इससे इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हम एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं, बिट्स को ट्रांसफ़र मारने के लिए कर रहे हैं, बिट्स को शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्यू में सारे बिट्स एफ़ के ट्रांसफ़र कर दिए, और यहाँ पे हमने टेम्प को j-1 रख दिया। मतलब अब F1 में F0 की वैल्यू आएगी, F2 में F1 की वैल्यू आएगी, F3 में F2 की वैल्यू आएगी। और हमने दो एरेज़ को इसलिए यूज़ किया ताकि वो वैल्यू शफ़ल ना हो जाए, क्योंकि अगर आप F1 में F0 की वैल्यू स्टोर करते हैं, उसके बाद F2 में अगर आप F1 की वैल्यू स्टोर करते हैं, तो F2 में ओरिजिनल F1 की वैल्यू नहीं आएगी, जो नई F1 की वैल्यू वो आने लग जाएगी। तो इसलिए हमने ये दो एरे को यूज़ किया। अब आते हैं बाहर वाले रूप में, ये बाहर वाला रूप यहाँ से चल रहा है। तो F0 में सबसे पहले हम स्टोर करेंगे ए का एमएसबी।
इसलिए हमने आर को डिफाइन किया था क्योंकि आर हर बार उसके एमएसबी का काउंट रख रहा है और हर आर को हम हर बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं। F0 में स्टोर करेंगे हम। इस लूप से जब हम बाहर निकलेंगे तो हर जगह पे हमने कोई ना कोई बिट होगा एफ में, बस F0 खाली होगा और F0 में स्टोर करेंगे हम ए का एमएसबी। ठीक है, ए हमारा क्या है, एक इनपुट है, उसका एमएसबी हम स्टोर करेंगे और उसके बाद हम लूप चला देंगे 0 से 7 लूप के लिए। और फिर पी एक्स इक्वल्स एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ को हम एक और रेजिडुअल एरे पी एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं। और पी एक्स में क्यों स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकें। और ये देख रहे हो आप, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एरे यूज़ किया है जो हमें सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट देगा। ये जो E1 है ये हमने किस लिए स्टोर किया है, कैरी के लिए। और ये F0 है, ये हमारी सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंगली ये कैरी के लिए लगा दिया और यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं 0 की जगह, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंगली जो एडिशन सर्किट है उसी का बिल्कुल लॉजिक यहाँ से कर दिया। और अब हमें क्या करना होता है, एंड पे हमें देखना होता है कि हमें जो एंड का कैरी मिल रहा है, अगर नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है तो एंड का कैरी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नंबर है, मतलब ऐसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन करने के बाद हमें पॉजिटिव नंबर के लिए एंड का कैरी 1 मिलता है और नेगेटिव नंबर के लिए एंड का कैरी 0 मिलता है। तो हमने वही ये एंड का कैरी यहाँ पे इवेलुएट किया E8 की फॉर्म में। और अगर ये 1 नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव, मैंने बोला कि नेगेटिव नंबर के लिए एंड का कैरी 0 मिलता है और पॉजिटिव नंबर्स के लिए एंड का कैरी 1 मिलता है। तो हमने देखा कि अगर ये 1 नहीं है तो हमने S0 को 0 स्टोर कर दिया, मतलब कि जो हमारा रेजिडुअल आउटपुट था उसमें हमने स्टार्टिंग बिट में 0 स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि fx को रीस्टोर कर दिया। यहाँ पे जो है ना, ये fx को रीस्टोर हो रहा है, हमने px में उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया था यहाँ पे, ताकि हम उसको यहाँ पे रीस्टोर कर सकें। तो fx में हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ डाल दी। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट जो है सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि E8 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए होता है, तो हमने यहाँ पे S0 में 1 स्टोर करना है। यही होता है रिस्टोरिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब नीचे जब हम पहुँचेंगे तो हमने लिखा कि इफ़ I लेस देन 7, तो हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं। ये लूप हम क्यों चला रहे हैं, ये हम 0 से 7 के लिए चला रहे हैं। ये हम किस लिए चला रहे हैं कि ये हम S के बिट्स को शिफ्ट करने के लिए चला रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब हम लूप रन करेंगे तो S0 में हमारा नया बिट एंटर होगा। तो समझ रहे हो कैसे हो रहा है, हर बार बिट्स शिफ्ट हो रहे शिफ्ट हो रहे शिफ्ट हो रहे, ताकि एक आउटपुट बने। ठीक है, इस कोड को डिटेल में पढ़ना तो समझ आएगा अच्छे से। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया था क्योंकि ये इस रिक्वायर्ड नहीं था। तो वैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट मारा और टेम्प यूज़ करके हमने अकॉर्डिंगली एस के बिट्स को वापस से शिफ्ट मारा और यहाँ पे इफ ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया और लूप को एंड कर दिया। ठीक है, और अकॉर्डिंगली ये लूप हर बार चलेगा और ये दिखेगा कि माइनस करने पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर माइनस करने पे नेगेटिव नंबर अचीव होगा तो ये रिस्टोर कर देगा, पॉजिटिव नंबर अचीव होगा तो ये वो जो बिट है उसमें, मतलब जो हमारा रेजिडुअल आउटपुट है उसमें ये 1 स्टोर कर देगा उसके 0th बिट पे और हर बार उसको ट्रांसफ़र मार देगा और अगली बार वापस से वही लूप चलता रहेगा। ठीक है, और एंड पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आउटपुट में रेसिडुअल आउटपुट को हम स्टोर कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब हमने इसका सिंथेसिस ऑलरेडी बनाया था तो इसका स्कीमेटिक देखते हैं और फिर देखते हैं इसका हम सिमुलेशन टेस्ट। बहुत बड़ा है। ये देख रहे हो आप, ये स्कीमेटिक डायग्राम कितना कितना ह्यूज डायग्राम है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये कंपोनेंट्स जैसे आप इन पे स्क्रॉल करोगे वैसे ये यहाँ नीचे आपको इनके नाम वगैरह दिख जाएंगे। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमारा कोड ठीक वर्क कर रहा है तो ये हम किसी भी FPGA बोर्ड पे बर्न करके इसको हम बना सकते हैं ऐसा। तो अब हम अपनी सिमुलेशन को रन करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कोड ठीक रन कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिमुलेशन को रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इन पे इनपुट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स पे इनको मैंने चेक किया हुआ है। तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे 80 दिया है, 40 दिया है और 2 आंसर आ रहा है। तो ये तो अंडरस्टूड है, अगर 80 मिलेगा 40 मिलेगा तो 2 ही तो आंसर आएगा। ये हेक्स में है वापस से। ठीक है, तो इसको आप इवेलुएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और यही आंसर आएगा, ये आप देख रहे हो कि ये सही है। तो इसी के साथ हमारा डिवीजन सर्किट भी कंप्लीट होता है और दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड असाइनमेंट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।
हाँ, तो अब मैं आप लोग को असाइनमेंट 1 एक्सप्लेन करूँगा। असाइनमेंट 1 में क्या था कि हमें एक क्रॉस कंपाइलर का यूज़ करके हम एक सी कोड को एक असेंबली कोड में और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना था और फिर हम उसे रन करेंगे यूजिंग कीमो। अब पहले कि क्रॉस कंपाइलर होता क्या है? क्रॉस कंपाइलर हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म के जैसे आर्किटेक्चर के लिए, पर जो हमारा डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है वो कोई और हो। तो उसे रन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए और रन करने के लिए हम क्रॉस कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे आर्म क्रॉस कंपाइलर। तो सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पहले हम लोग यूबंटू में लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे यूबंटू में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उससे पहले हम लोग अपडेट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है, उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है sudo apt अपडेट। तो क्योंकि हम लोग sudo कमांड यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये अपने आप को अपडेट कर देगा, क्योंकि मैंने पहले अपडेट कर चुका था तो ये इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो एक बार जब आपने अपना पैकेजेस अपडेट कर लिए हैं तो हम जो हमारा आर्म क्रॉस कंपाइलर है उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, sudo apt install gcc arm linux newbie। इससे क्या होगा कि जो हमारा आर्म क्रॉस कंपाइलर है वो इंस्टॉल होगा। अ, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए इसने कुछ पैकेजेस अपडेट किए हुए हैं और फिर हमारा जो आर्म क्रॉस कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा आर्म क्रॉस कंपाइलर है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग उसकी वर्जन को चेक करेंगे कि ये आर्म क्रॉस कंपाइलर का वर्जन क्या है। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे लिनक्स न्यूबी जीसीसी माइनस माइनस वर्जन। तो ये देख सकते हैं कि आर्मकोस कंपाइलर का जो वर्जन है वो 11.4.0 है। इसका मतलब कि हमारा आर्मकोस कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा हम लोग सी कोड लिखेंगे, जो कि मैंने पहले से लिख कर रखा है। जो एक सिंपल सा हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है कि हम एक हेलो यूनाइटेड स्टेट कर प्रिंट करा रहे हैं। एक सिंपल सा सी कोड हमने लिखा है। अब हम इस सी कोड को कन्वर्ट करने वाले हैं एक असेंबली कोड में और एक एग्जीक्यूटिव फाइल में यूजिंग आर्म क्रॉस कंपाइलर। तो हमारे जो सी कोड है उसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले एक असेंबली कोड में। तो उसके लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ये वाली। क्या होता है कि जो हमारा सी फाइल है जो कि ये हेलो डॉट सी है, हेलो डॉट सी, उससे हम जो असेंबली फाइल होती है वो डॉट एस एक्सटेंशन से लिखी जाती है। तो हम इसे रन करेंगे। ये कुछ एरर दे रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एरर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है, फोल्डर नोट फाइल। तो ये कह रहा है कि हमारी जो फाइल है वो फाइंड नहीं हो पाई है, शायद ये हमारे डॉक्यूमेंट्री से बाहर है, तो इसे हम उस डायरेक्टरी में ले जाएंगे। अच्छा, तो ये भी होम पर है तो इसे हम करते हैं। तो अब हम इसी जगह पर है। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलो डॉट एस फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब इसे आप खोल कर देखेंगे तो ये एक असेंबली फाइल है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो अब हमारे पास एक सी फाइल और एक असेंबली फाइल आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे जिसे हम लोग की कीमो में रन कर सकें। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखने वाले हैं। तो इस कोड में क्या है कि पहले तो हमारी सी फाइल दी हुई है, फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग बनने वाले हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है जो कि यहाँ पे नहीं खुलने वाली क्योंकि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसे हम लोग कीमो के अंदर रन कर देखेंगे। पहले कीमो को इंस्टॉल करने वाले हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कीमो को इंस्टॉल करेंगे sudo apt इंस्टॉल कीमो सिस्टम आर्म। तो इससे हम कीमो को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो क्योंकि कीमो पहले से इंस्टॉल था मेरे इसमें, तो इसलिए दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम था वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसका ये वर्जन यहाँ पर शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग जो हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल बन चुकी है और एक एस फाइल भी हमारे पास है और एक सी फाइल भी है। तो अब हम जो ये जो एग्जीक्यूटिव फाइल है इसे कीमो के अंदर रन करके देखेंगे। अब हम लोग कमांड लिखेंगे। तो इस कमांड में क्या है कि हम लोग कीमो को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव फाइल है जो कि हेलो है उसे ये कीमो एग्जीक्यूट करे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सी फाइल है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिसमें लिखा हुआ है जो प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो NITSXR। तो इस तरह से हम लोग एक क्रॉस कंपाइलर यूज़ करके एक सी फाइल को एक असेंबली फाइल और एक एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग रन कर सकते हैं यूजिंग कीमो। तो थैंक यू।